हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और इसमें नई रिक्रूटमेंट्स आई है। कुछ ग्रुप बी की है, ग्रुप सी की है। ठीक है, नॉन गैजेटेड पोस्ट है, एयर विंग में भी है। ठीक है, तो ये सारी पोस्टें हैं। तो एक बार डिटेल में नोटिस चेक कर लेते हैं, क्या क्या पोस्टें हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी एज लिमिट मांग रखी है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन मांग रखी है। तो सबसे पहले है वैकेंसी इन बीएसएफ एयर विंग। बीएसएफ एयर विंग में क्या क्या वैकेंसीज है और कितनी वैकेंसीज है, क्या क्या इसमें ट्रेड मांग रखी है। तो इसमें सबसे पहली जो पोस्ट है वो असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक्स की। असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक्स ASI की पोस्ट है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लेवल पे। ठीक है, इसमें दो विंग्स हैं। सबसे पहले है रोटरी विंग्स। रोटरी विंग्स में किसकी ट्रेड में है, मैकेनिकल, एयर फ्रेम एंड इंजन के लिए, और एवियोनिक्स, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट, रेडियो, रडार की। रोटरी विंग में जो मैकेनिकल की जो बात करते हैं, इसमें टोटल 1 वैकेंसी है। इसके अलावा एवियोनिक्स में इसमें टोटल 5 वैकेंसी है। ठीक है, और उसके बाद जो अगली जो है वो है फिक्स्ड विंग में। इसमें मैकेनिकल की बात करते हैं, मैकेनिकल ट्रेड में 1 वैकेंसी है, और दूसरी है इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट में, इसमें भी 1 वैकेंसी है। ठीक है, यानी कि रोटरी और फिक्स्ड विंग में मैकेनिकल और एवियोनिक्स की जो पोस्ट हैं, ये अलग अलग वैकेंसीज दे रखी है। पहला है असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक में, और इनका जो पे लेवल है वो पे लेवल 5 में है, यानी कि 29,200 29,200 इनकी बेसिक सैलरी है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है जो बीएसएफ एयर विंग में जो असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक की, वो टोटल 8 है। असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक की जो टोटल वैकेंसीज है वो 8 है। ठीक है, इसके बाद इसमें आगे बात करते हैं दूसरे नंबर पे, वो है असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक। ये एयरक्राफ्ट मैकेनिक है, ये रेडियो मैकेनिक है, और ये है सेम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेवल के लिए। ठीक है, और ये बीएसएफ एयर विंग की है। तो बीएसएफ एयर विंग में असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक में सबसे पहले है रोटरी विंग में। इसमें है एवियोनिक्स की पोस्ट है, ये रेडियो रडार के लिए, और इसकी जो टोटल वैकेंसीज है वो 2 है। उसके बाद फिक्स्ड विंग, और ये एवियोनिक्स रेडियो में इसकी 1 वैकेंसी है। उसके अलावा ALH और ध्रुव के लिए एवियोनिक्स में, इसमें टोटल 8 वैकेंसीज है। ठीक है, और ये सभी वैकेंसी का कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक की, वो टोटल है 11। असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक की टोटल जो वैकेंसीज है वो है 11। पे लेवल सेम है इनका, पे लेवल 5 में। इसके बाद जो आगे है कांस्टेबल यानी कि स्टोरमैन की पोस्ट है, इसकी टोटल वैकेंसीज है 3 है। ठीक है, इस हिसाब से जो टोटल बीएसएफ एयर विंग है, बीएसएफ एयर विंग में जो ओवरऑल वैकेंसीज है वो 22 है। ठीक है, बीएसएफ एयर विंग में जो टोटल वैकेंसीज है वो 22 वैकेंसी है। इसके बाद आगे है, दूसरी बात करते हैं दूसरी पोस्ट की बात, और वो है ग्रुप बी की पोस्ट है, यानी कि बीएसएफ की इंजीनियरिंग सेटअप में ग्रुप बी की पोस्ट है। ग्रुप बी की पोस्ट है सबसे पहले, ग्रुप बी में है SI वर्क्स की, और सब इंस्पेक्टर वर्क्स में, और इसकी जो कैटेगरी वाइज बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 13 वैकेंसी कैटेगरी वाइज। जनरल के लिए 7 है, EWS के लिए 0 है, OBC के लिए 2 है, SC कैटेगरी के लिए 3 है, और ST कैटेगरी के लिए 1 है। इसके अलावा SI JE इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं, इसमें टोटल 9 वैकेंसीज हैं। 9 में से बात करते हैं 5 UR के लिए, 1 EWS के लिए, 2 OBC के लिए, और 1 ST कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। ये है ग्रुप बी की पोस्ट। ठीक है, पे मैट्रिक्स है इनका, पे मैट्रिक्स 6 है, 35,400 इसमें बेसिक है। इसके बाद ग्रुप सी की बात करते हैं, ग्रुप सी की जो पोस्टें हैं वो, और उसमें सबसे पहले हेड कांस्टेबल प्लम्बर, इसकी 1 वैकेंसी है जो OBC कैटेगरी के लिए है। हेड कांस्टेबल कारपेंटर, इसकी 1 वैकेंसी जो UR कैटेगरी। ध्यान रखना, UR कैटेगरी की जो पोस्टों पर सभी कैटेगरी के पर्सन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हेड कांस्टेबल का जो पे स्केल है दोनों के लिए 25,500, पे लेवल 4 है दोनों का, 25,500 बेसिक है इसमें। इसके बाद 3 पोस्टें हैं वो कांस्टेबल लेवल की है। कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर, टोटल 13 पोस्ट है, 13 वैकेंसीज। इनमें से UR के लिए 8 है, EWS के लिए 3 है, 1 फॉर SC एंड 1 फॉर ST कैटेगरी। इसके अलावा कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक की टोटल 14 है, 14 में से 5 फॉर UR, 2 फॉर EWS, 3 फॉर OBC, 2 फॉर SC, 2 फॉर ST। ठीक है, 14 वैकेंसी है जनरल मैकेनिक की। इसके अलावा लास्ट है कांस्टेबल लाइनमैन, इसकी जो टोटल वैकेंसी 9 है।
9 में से 4 फॉर यूआर कैटेगरी, 1 फॉर ईडब्ल्यूएस, 3 फॉर ओबीसी, 1 फॉर एससी कैटेगरी। ठीक है, इस हिसाब से ये सारी वैकेंसीज की डिटेल दे रखी है अलग अलग से। ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है ग्रुप बी और ग्रुप सी की। ठीक है, ये ग्रुप बी में जो वैकेंसीज है, ग्रुप बी वैकेंसी की डिटेल की बात करते हैं तो ग्रुप बी में टोटल 22 वैकेंसीज हैं और ग्रुप सी में है ये 38 वैकेंसीज हैं। ठीक है, ग्रुप बी की है तो 22 और ग्रुप सी में है 38 वैकेंसीज है और इनका जो पे स्केल है वो अलग अलग दे रखा है। हेड कांस्टेबल का 25,500 है और कांस्टेबल का 21,700 बेसिक से है। ठीक है, ये है बेसिक सी डिटेल्स हैं जो वैकेंसीज है वैकेंसीज का। इसके बाद इसमें बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। हर पोस्ट के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं जो बीएसएफ एयर विंग की है उनके लिए। तो सबसे पहले जो पोस्ट थी असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक, एएसआई की पोस्ट है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेवल की। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें 3 ईयर डिप्लोमा इन द रिलेवेंट ट्रेड। ठीक है, यानी कि 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर ग्रुप एक्स डिप्लोमा पास्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स, जो इंडियन एयरफोर्स का जो ग्रुप एक्स का डिप्लोमा वो पास होना चाहिए, या फिर 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, यानी कि जो मैकेनिकल मांग रखी हो, दूसरी सिविल एविएशन वाली। और उसके अलावा आपके पास जो प्रीफरेंस दी जाएगी 2 ईयर्स रिलेवेंट एविएशन एक्सपीरियंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिप्लोमा कोर्स, ये इनको प्रीफरेंस होनी चाहिए। ठीक है, ये था असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक के लिए। दूसरी जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक की। असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो है कि 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, या फिर ग्रुप एक्स रेडियो डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास प्रीफरेबली 2 साल का एक्सपीरियंस भी हो तो बेटर रहेगा। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मेंटेनेंस और ओवरऑलिंग ऑफ कम्युनिकेशन और नेविगेशन इक्विपमेंट फिटेड इन एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर हेल्ड बाई बीएसएफ का। ठीक है, 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी हो सकता है असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक की। तीसरी जो पोस्ट है वो है कांस्टेबल स्टोरमैन की। इसमें आपके पास 10th क्लास होनी चाहिए, साइंस एक सब्जेक्ट होना चाहिए और इसके अलावा आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टोर और वेयर हाउस हैंडलिंग का। ठीक है, इसके अलावा आपको कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये जो 3 पोस्टें थी एयर विंग में थी जो बीएसएफ की, उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखे तीनों पोस्टों के लिए। हर पोस्ट के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब इन्हीं पोस्ट में आगे बात करते हैं, सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। तो जो पोस्ट हैं असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक और असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक, इसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं, हाइट की बात करते हैं, मेल के लिए 165 और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ठीक है, चेस्ट की बात करते हैं तो मिनिमम 76 मैक्सिमम 80 यानी कि एक्सपेंड के साथ। और वेट की बात करते हैं तो फीमेल का वेट और हाइट वेट कम एक प्रॉपर रेशियो में होना चाहिए। ठीक है, यानी कि चेस्ट मिनिमम मेल के लिए 76 है और उसके बाद हाइट की बात करें तो मेल के लिए 165 और फीमेल के लिए 150। ये पीएसटी होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके अलावा जो है कि लास्ट पोस्ट इसमें कांस्टेबल स्टोरमैन की एयर विंग में, इसमें उसकी हाइट होनी चाहिए 165 150, चेस्ट है 80 to 85, चेस्ट में अलग है बस, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, और उसके बाद इसमें बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड की। ये मेडिकल स्टैंडर्ड में आई विजन दिखा रखे क्या क्या आपका आई विजन होना चाहिए, और उसके बाद ये टैटू की बात कर रखे क्या क्या टैटू किस एरिया में टैटू होना चाहिए, कितना साइज़ का होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो तीनों पोस्टों के लिए एयरक्राफ्ट मैकेनिक्स की, असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक और कांस्टेबल के लिए। तो सबसे पहले फेज़ 1 में आपका एक रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा। फेज़ 1 होगा, फेज़ 1 में आपका एक रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा। फेज़ 1 रिटर्न एग्जाम होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लैंग्वेज पूछा जाएगा। उसमें 4 सब्जेक्ट होंगे, सबसे पहले जीके, फिर इंग्लिश, फिर मैथ, फिर टेक्निकल सब्जेक्ट। जीके के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का, 25 क्वेश्चन सिंपल मैथ के होंगे और 25 क्वेश्चन टेक्निकल सब्जेक्ट जिस ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए। इस हिसाब से 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 120 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, 120 का। और इसमें से आपका जनरल और ओबीसी को कम से कम 50 नंबर लेने जरूरी है और एससी एसटी को 45 मार्क्स लेने जरूरी है, क्वालिफाइंग मार्क्स। उसके बाद फाइनल लिस्ट अलग से तैयार की जाएगी। फर्स्ट स्टेज के बाद जो सेकंड स्टेज होगा उसमें जो फर्स्ट स्टेज क्लियर करेगा उसको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, उसका आपका डीवी होगा, फिर पीएसटी, फिर पीईटी, फिर मेडिकल एग्जाम होगा। फर्स्ट स्टेज क्लियर करने के बाद आपको मेल और एसएमएस की थोड़ा सारी डिटेल दे दी जाएगी, आपको कब पीएसटी होगा, कब पीटी होगा, कब आपका डीवी होगा। ठीक है, इसमें आपको दिखा रखा है सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं पीएसटी की। पीएसटी में हाइट और चेस्ट और वेट मेजरमेंट था, वो हमने बता दिया। हाइट 160 और 150 के आसपास जो हाइट है वो मांग रखी है इसमें। उसके बाद बात करते हैं पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा उसमें रेस की बात करते हैं। सबसे पहले ये पोस्ट है असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक और असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक की पोस्ट के लिए। इसमें है रनिंग होगी एक 1 माइल रेस 8 मिनट में करनी है मेल कैंडिडेट्स को।
ठीक है, और फीमेल को वो वही रेस करनी है 12 मिनट में। ठीक है, 1 मील यानी कि 1600 मीटर के अप्रोक्स में। और उसके अलावा स्टैंडर्ड ब्रॉड जंप है वो है 4 फीट 4.5 फुट की है मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल को 3 फीट का है। क्लियर द डिच है यानी कि जो लॉन्ग जंप वो 6 फीट का और 4 सॉरी क्लियर द डिच है ये 6 फीट मेल के लिए, फीमेल के लिए 4 फीट। जंप एंड रिच है ये है 7 फीट का और उसके अलावा फीमेल के लिए 6 फीट का। ये होगा इसका फिजिकल एंड्योरेंस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। ये है एयरक्राफ्ट मैकेनिक और असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक की पोस्ट के लिए। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो कांस्टेबल स्टोरमैन था उसमें जो रेस होगी वो 5 किलोमीटर की होगी, 24 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और फीमेल के लिए 1600 मीटर की रेस होगी, 8 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। ये है PET का फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट होगा स्टेज 1 के बाद, उसका शेड्यूल दे रखा है क्या क्या इसमें आपसे पूछा जाएगा, क्या क्या आपको करनी है, रनिंग कितनी करनी है, हाई जंप लॉन्ग जंप जो भी है कितने करने हैं। इसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा, ये मेडिकल एग्जाम की डिटेल दे रखी है और फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट है असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक के लिए, इसमें मैक्सिमम एज है 28 साल 28 ईयर्स। जो फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है जो अप्रैल की, तब तक आपके पास मैक्सिमम एज 28 ईयर्स होनी चाहिए। असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक की पोस्ट के लिए भी मैक्सिमम एज 28 ईयर होनी चाहिए। इसके अलावा जो कांस्टेबल स्टोरमैन की पोस्ट है उसके लिए आपकी एज है 20 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए, कम से कम 20 साल मैक्सिमम 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, और जो आपकी एज जो चेक की जाएगी जो फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है जो क्लोजिंग डेट है जो अप्रैल है 15 अप्रैल है, तब तक आपकी एज होनी चाहिए। इसके अलावा कैटेगरी के हिसाब से एज में रिलैक्सेशन भी दे रखा है, जैसे SC ST को 5 साल का है, OBC को 3 साल का। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय है वो मैक्सिमम 40 साल तक अप्लाई कर सकता है, यानी कि 10 साल तक का। और सेंट्रल गवर्नमेंट की OBC को 43 साल का रिलैक्सेशन है, SC ST को 45 साल का। ठीक है, उसके अलावा जो विडो या जो भी विडो डाइवोर्स वुमेन है, जो भी वुमेन अलग अलग, वो उनको 35 ईयर्स एज लिमिट दे रखी है। ठीक है, ये एज लिमिट में रिलैक्सेशन की डिटेल्स दे रखी है। ठीक है, जो मेन है जो एज लिमिट है ये है असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक, इनके लिए 28 साल है, रेडियो मैकेनिक की और एयरक्राफ्ट मैकेनिक की, और कांस्टेबल स्टोरमैन के लिए 20 से 25 साल। इसके अलावा जो आगे डिटेल्स है वो देखते हैं। अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो ग्रुप बी की जो पोस्ट थी, 2 सब इंस्पेक्टर वर्क्स और जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल की। सबसे पहले सब इंस्पेक्टर वर्क्स की, इसके लिए आपके पास 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। और जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की है उसमें आपके पास 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ग्रुप बी की जो पोस्ट है SI की और JE की पोस्ट के लिए। इसके बाद इसमें बात करते हैं दोनों पोस्टों के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST है। PST की बात करते हैं सबसे पहले हाइट की बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट्स की हाइट है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल के लिए 157। चेस्ट की बात करते हैं अनएक्सपेंडेड 76, एक्सपेंडेड 81। ठीक है, और वेट की बात करते हैं तो फीमेल को वेट मिनिमम 46 kg होना चाहिए। ठीक है, ये है ग्रुप बी की जो पोस्ट है उनका। इसके बाद ये मेडिकल स्टैंडर्ड दे रखा है SI वर्क्स और JE इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए, क्या आई विजन होना चाहिए और क्या टैटू का कंटेंट दे रखा है, टैटू कहाँ क्या कितने साइज का अलाउ है कितना नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे इसमें दे रखा सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं SI वर्क्स और JE इलेक्ट्रिकल के लिए। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा तो इसके लिए आपको जो रिटर्न एग्जाम होगा उसके लिए आपको मेल और SMS के थ्रू बता दिया जाएगा। और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर में जो आपको क्या क्या पूछा जाएगा तो फेज 1 एग्जाम होगा, MCQ बेस एग्जाम होगा। इस एग्जाम में आपके पास 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के, और इसको आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट्स का। ठीक है, 130 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। फेज 1 जो एग्जाम है वो OMR बेस होगा, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछा जाएगा। पहले पार्ट में पूछा जाएगा रीजनिंग आएगी, 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। उसका जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। ठीक है, उसके बाद जनरल इंजीनियरिंग आएगी, अगर आप सिविल वाली के लिए कर रहे हैं तो सिविल से आएंगे, इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है तो इलेक्ट्रिकल के लिए 50 क्वेश्चन अपने ट्रेड से आएंगे। ठीक है, टोटल ये 100 क्वेश्चन हो गए, 100 नंबर का आपका पेपर होगा और 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, 1 घंटा 30 मिनट का। 3 ये सब्जेक्ट होंगे, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो लास्ट का ट्रेड है वो सिविल और इलेक्ट्रिकल जो ट्रेड है जिसके लिए आप अप्लाई करोगे उसी से पूछा जाएगा। अब इसमें बात करते हैं जो सिलेबस की बात करते हैं क्या क्या इसमें सिलेबस होगा पेपर 1 में, तो ये सारा रीजनिंग का सिलेबस दे रखा, बेसिक ऑफ रीजनिंग होगी। इसके अलावा इसमें जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, और उसके बाद ये जनरल सिविल का सिलेबस दे रखा है, सिविल इंजीनियरिंग का ये सिलेबस दे रखा है डिटेल में, और उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस दे रखा है। ये पेपर 1 था। पेपर 1 क्वालिफाई करने के बाद जो पेपर सेकंड पेपर होगा वो कन्वेंशनल पेपर होगा, यानी कि रिटर्न पेपर होगा, आपको पेपर लिखना है, 2 घंटे का आपको पेपर होगा।
जो सेकंड स्टेज पेपर है वो पेन पेपर मोड में होगा और इसमें सबसे पहले जो SI वर्क्स की जो है सिविल के लिए, उसमें जनरल इंजीनियरिंग के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हेडेड मार्क्स के। ठीक है, इनके टोटल 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 12 में से कोई भी 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने और हर क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। इस हिसाब से 10 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। पेन पेपर मोड में आपको लिख के बताना है उसमें। दूसरा जो है JEE सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल की, इसमें इलेक्ट्रिकल ट्रेड से सेम 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने, 100 नंबर का पेपर होगा, हर क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। यानी कि जो सिविल वाला है उसमें सिविल इंजीनियरिंग के आएंगे और जो इलेक्ट्रिकल का उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई भी 10 आपको अटैम्प्ट करनी है। 100 नंबर का आपका पेपर होगा फेज 2। पेन और पेपर मोड में आपको लिखना है। पहले वाला पेपर MCQ होगा, दूसरा पेन पेपर मोड में। अब जो पेपर 2 है उसमें सिलेबस दिखा रखा है, तो सब इंस्पेक्टर वर्क्स का है ना कि जो सिविल इंजीनियरिंग का है उसका सारा सिलेबस दिखा रखा है, किस किस में आपके क्या क्या पूछा जा सकता है, ये सारा सिलेबस दिखा रखा है। ठीक है, सिविल वाला सिलेबस दे रखा है सिविल इंजीनियरिंग का, जो सब इंस्पेक्टर का है वर्क्स का। उसका जो अगली पोस्ट थी जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल का, तो ये जो पेपर 2 में जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जो पूछा जाएगा, ये उसका सारा डिटेल्ड सिलेबस दे रखा है, क्या क्या इसमें सिलेबस आएगा। ठीक है, सिर्फ ये ग्रुप बी की जो पोस्ट है 2 इन्हीं का ही पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव मोड में होगा, अदरवाइज किसी भी जो बाकी जो पोस्ट बच गई एयर विंग में और ग्रुप सी की, उसमें कोई भी डिस्क्रिप्टिव मोड में पेपर नहीं होगा, सिर्फ सिंगल स्टेज पेपर होगा। और उसके बाद इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बाद सेकंड फेज होगा। फर्स्ट फेज के बाद आपका PST वगैरह PET वगैरह करवाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर PST होगा, हाइट चेस्ट वेट मेजरमेंट। उसके बाद इसमें बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट है उसमें रनिंग करवाई जाएगी 1600 मीटर की 7 मिनट में मेल कैंडिडेट्स को, और फीमेल को 800 मीटर करनी है 5 मिनट में। उसका लॉन्ग जंप की बात करते हो तो 11 फीट करवाई जाएगी, 3 चांस दिए जाएंगे मेल कैंडिडेट्स को, सेम 3 चांस फीमेल को दिए जाएंगे और उनको 8 फीट करनी है लॉन्ग जंप। हाई जंप की बात करनी है तो मेल कैंडिडेट्स को भी 3 चांस, फीमेल को भी 3 चांस। मेल को 3.5 फीट यानी कि 3.5 फीट करनी है, फीमेल को 2.5 फीट यानी कि 2.5 फीट करनी है। ये है हाई जंप का, तो ये है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का। ठीक है, जो ग्रुप बी की जो पोस्ट है उनके लिए। ठीक है, उसके बाद आपका फाइनल आपका मेडिकल ट्रेड टेस्ट होगा, तो वो लेके और मेडिकल के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट सब इंस्पेक्टर वर्क्स की इसमें और जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर इसमें मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स। 30 ईयर्स आपकी लास्ट डेट है उम्र की, और वो कब तक नापी जाएगी, जो अप्रैल की जो लास्ट डेट है, अप्रैल जो 13 या 14 अप्रैल जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की, तब तक आपकी मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए। किस पोस्ट के लिए, सब इंस्पेक्टर वर्क्स और जूनियर इंजीनियर या सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल के लिए, जो ग्रुप बी की जो पोस्ट है उसके लिए। इसके अलावा कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन अलग से दे रखी है, SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की, बाकी सारी डिटेल दे रखी है। एज रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से उनको छूट जो दे रखी है वो। ठीक है, इसके बाद आगे इसमें बात करते हैं हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो पोस्ट है ये ग्रुप सी वाली पोस्टें हैं हेड कांस्टेबल प्लम्बर की। हेड कांस्टेबल प्लम्बर के लिए आपके पास 10th क्लास होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास ITI में प्लम्बर ट्रेड होनी चाहिए। 10th क्लास और साथ में ITI की प्लम्बर ट्रेड। अगर आपके पास ITI में प्लम्बर ट्रेड नहीं है तो किसी भी रेपुटेड फर्म से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, 10th क्लास जरूरी है, उसके साथ साथ ITI में प्लम्बर ट्रेड आपके पास होनी चाहिए, ITI सर्टिफिकेट होनी चाहिए प्लम्बर ट्रेड के साथ। अगर आपके पास ITI प्लम्बर नहीं है तो 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड है हेड कांस्टेबल कारपेंटर। हेड कांस्टेबल कारपेंटर के लिए मैट्रिकुलेशन के साथ साथ आपके पास ITI में कारपेंटर ट्रेड होनी चाहिए, ITI सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ कारपेंटर। अगर आपके पास कारपेंटर की ट्रेड नहीं है तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रेपुटेड फर्म में काम करने का, मिनिमम 3 साल का। जिसके पास ITI की सर्टिफिकेट है उसको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना। जिस कैंडिडेट के पास ITI की सर्टिफिकेट है उसको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये 2 थी हैंड कांस्टेबल के लिए। उसके बाद जो 3 पोस्टें हैं वो है कांस्टेबल की, और कांस्टेबल की बात करें सबसे पहले कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर। जनरेटर ऑपरेटर के लिए आपके पास मैट्रिकुलेशन की 10th क्लास होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास ITI की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ITI की सर्टिफिकेट किस ट्रेड में होनी चाहिए, इलेक्ट्रिशियन से या फिर वायरमैन या फिर डीजल और मोटर मैकेनिक से आपके पास ITI की ट्रेड होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगली जो पोस्ट है वो है कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक की। जनरेटर मैकेनिक में सेम है मैट्रिकुलेशन और इसके साथ साथ ITI की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ITI की सर्टिफिकेट किस ट्रेड में होनी चाहिए, डीजल या फिर मोटर मैकेनिक में। ठीक है, इसके अलावा आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपकी ट्रेड में काम करने का। ठीक है, लास्ट जो पोस्ट है कांस्टेबल लाइनमैन की। कांस्टेबल लाइनमैन की पोस्ट की बात करते हैं तो इसमें आपके पास 10th क्लास होनी चाहिए, साथ के साथ ITI का सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और क्या ट्रेड होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल या फिर वायरमैन और लाइनमैन के साथ, और इसके अलावा आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये है क्वालिफिकेशन जो ग्रुप सी की जो पोस्ट है हेड कांस्टेबल के लिए।
अब इन्हीं पोस्टों में आगे बात करते हैं क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। तो इसमें जो सबसे पहले है जी हेड कांस्टेबल की जो पोस्ट है प्लम्बर और कारपेंटर। प्लम्बर और कारपेंटर में हाइट की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और फीमेल के लिए 157। ठीक है, 165 और अगर हील एरिया के लिए 5 सेंटीमीटर के रिलैक्सेशन अलग से दिया गया है। इसके अलावा चेस्ट है वो 76 सेंटीमीटर मिनिमम और 81 एक्सपेंड के साथ होनी चाहिए। वेट की बात करते तो हाइट और वेट का रेशियो प्रॉपर होना चाहिए और जो फीमेल है उनका मिनिमम वेट 46 केजी होना ही चाहिए। ठीक है, ये है हेड कांस्टेबल के लिए। उसके बाद बात करते हैं कांस्टेबल जो जनरेटर ऑपरेटर और जनरेटर मैकेनिक और लाइनमैन है उनकी बात करते हैं तो उसके लिए हाइट होनी चाहिए आपकी मेल के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करते हैं 76 और 81 चेस्ट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट्स की। इसके बाद वेट और हाइट की बात करते तो वेट कम से कम 46 सेंटीमीटर वेट होना चाहिए गर्ल्स का, मेल का अपना प्रोपोर्शनेट के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, तो ये है ग्रुप सी की जो पोस्ट है उसकी क्वालिफिकेशन की और उसके अलावा इनका फिजिकल स्टैंडर्ड कितनी है, इसकी हाइट वगैरह होनी चाहिए और ये इनका मेडिकल का डिटेल दे रखी क्या क्या इसका मेडिकल होना चाहिए। इसके बाद आगे इसमें बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस टैटू का दिखा रखा है। सबसे पहले टैटू क्या क्या टैटू अलाउ है क्या नहीं है, कितने पोर्शन पे आप अप्लाई कर सकते हो, क्या साइज़ होना चाहिए टैटू का साइज़। ठीक है, और इसके बाद इसमें बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल प्लम्बर, हेड कांस्टेबल कारपेंटर, कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर, कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक एंड कांस्टेबल लाइनमैन का। इनका सबसे पहले जो एग्ज़ाम होगा तो सबसे पहले फेज़ 1 एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम होगा सभी पोस्टों के लिए। सबसे पहले तो आपके लिए रिटर्न एग्जाम होगा, MCQ बेस आपसे एग्जाम लिया जाएगा। सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा और आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, 2 घंटे का आपका रिटर्न एग्जाम होगा। MCQ बेस इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 3 सेक्शन आएंगे, 3 पार्ट आएंगे। सबसे पहले रीजनिंग आएगी, फिर जीके आएगी, फिर टेक्निकल सब्जेक्ट आएगा। जिस ट्रेड से आपने कर रखा उसी ट्रेड से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन जीके के पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स के, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का आएंगे 20 नंबर के और 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे अपनी ट्रेड से, जिस ट्रेड से आपने ITI कर रखा है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसके। इस हिसाब से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, आपकी जो ट्रेड है उसी के हिसाब से आपका होगा और आपको क्वालिफाइंग मार्क्स से कम 45% और SC ST को 40% नंबर कम से कम लेने जरूरी है। ठीक है, ये है इनका सिलेक्शन प्रोसीजर का, इसके हिसाब से आपको सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, OMR बेस पे एग्जाम होगा। उसके बाद जो सेकंड शिफ्ट एग्जाम होगा, सेकंड फेज एग्जाम, जो कैंडिडेट्स फर्स्ट फेज एग्जाम में होंगे जो क्लियर करेंगे उनको सेकंड फेज के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सेकंड फेज में आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट वगैरह मापी जाएगी। ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट हो सकता है, फिर मेडिकल टेस्ट, रीमेडिकल, जो भी है सारी चीज़ आपको मेल के थ्रू बता दी जाएगी। ठीक है, यानी कि सबसे पहले इसमें होगा आपका डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, वेट हाइट चेस्ट ये सब आपकी मापी जाएंगी। उसके बाद होगा इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET में क्या करना है कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। सबसे पहले रनिंग करवाएंगे, मेल कैंडिडेट्स को 1600 मीटर है 6.5 मिनट में, 6.5 मिनट में 1600 मीटर 1.6 किलोमीटर। वहीं फीमेल को करनी है 800 मीटर की रेस 4 मिनट में। दूसरा है लॉन्ग जंप के 3 चांस दिए जाएंगे मेल और फीमेल को। मेल के लिए 11 फीट है, फीमेल को 9 फीट का करना लॉन्ग जंप। हाई जंप की बात करते हैं, इसमें भी 3 चांस दिए जाएंगे दोनों को, मेल और फीमेल को। मेल को हाई जंप करना है 3.5 फीट का, 3.5 फीट का, और फीमेल को करना 3 फीट का हाई जंप। ठीक है, ये है PET का स्टैंडर्ड। ठीक है, ये स्टेज 2 के आगे डिटेल में दे रखी है। उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट अगर पॉसिबल है तो ट्रेड टेस्ट लेंगे, अदरवाइज ये जरूरी नहीं क्वालिफाइंग नेचर का। उसके बाद आपका मेडिकल किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, एज लिमिट की इसमें बात करते हैं तो सबसे पहले जो पोस्ट है हेड कांस्टेबल प्लम्बर। हेड कांस्टेबल प्लम्बर के लिए जो एज है वो 18 से 25 साल है। हेड कांस्टेबल कारपेंटर के लिए भी सेम है, कांस्टेबल की तीनों पोस्टों के लिए सेम है। यानी जो ग्रुप सी की जो पोस्टें हैं प्लम्बर, कारपेंटर, जनरेटर ऑपरेटर, जनरेटर मैकेनिक, लाइनमैन, ये जो पाँचों की पाँचों पोस्ट है इसमें एज लिमिट सेम है, कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल एज लिमिट है। ठीक है, एज कैलकुलेट की जाएगी जो फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है उसके हिसाब से, सभी के लिए सेम है। इसके अलावा सभी कैटेगरी में जो कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन अलग से दे रखा है, SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, ये सारा एज रिलैक्सेशन की डिटेल दे रखी है। ठीक है, इसमें इसके बाद ये रिक्रूटमेंट सेंटर है जो एयर विंग के लिए है। ठीक है, एयर विंग में जो रिक्रूटमेंट सेंटर है वो सबसे पहले जो है एयरक्राफ्ट मैकेनिक और एयरक्राफ्ट रेडियो, इनका सिर्फ रिक्रूटमेंट सेंटर दिल्ली में होगा। यहाँ के लिए जो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा उनको दिल्ली ही आपको रिक्रूट करेंगे। ठीक है,
इसके अलावा जो कांस्टेबल की पोस्ट है उसके लिए जो बच गए जो इसके 10 सेंटर हैं सभी पे, इन सभी सेंटर पे आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी सेंटर के लिए, कांस्टेबल स्टोरमैन की पोस्ट के लिए। ये रिक्रूटमेंट सेंटर सिर्फ जो पोस्ट है एयर विंग है उनके लिए अलग से है, बाकी सभी के लिए सेम है, बाकी जो दो उनके लिए सेम है, ग्रुप बी और ग्रुप सी का सेम है, लेकिन एयर विंग का अलग से। अब बात करते हैं फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। तो फॉर्म अप्लाई करने की जो डिटेल्स हैं वो आपको ऑनलाइन साइट है recruitment.bsf.gov.in, यहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है, जो ऑफिशियल साइट है बीएसएफ की, यहाँ से आपको अप्लाई करना है। और ये कब से अप्लाई करना है, ये 17 मार्च से, 17 मार्च 17 मार्च से लेके, और जो लास्ट डेट है इसकी वो 15 अप्रैल। ठीक है, 17 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक आपको ऑनलाइन अप्लाई करने, तीनों फॉर्म अलग अलग। अगर कोई कैंडिडेट जो भी क्वालिफिकेशन तीनों फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो अलग अलग अप्लाई कर सकता है। ठीक है, एयर विंग के लिए अलग से अप्लाई होगा, ग्रुप बी के लिए अलग से, और ग्रुप सी की जो हेड कांस्टेबल की पोस्ट है तीनों के लिए अलग अलग अप्लाई होगा। लिंक सेम है recct.bsf.gov.in, जो ऑफिशियल लिंक है बीएसएफ का। यहाँ पे जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, 15 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, 17 मार्च से ऑनलाइन अप्लीकेशन स्टार्ट है और 15 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। इसके अलावा इसमें बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के लिए। तो जो ग्रुप सी की जो पोस्ट है उसके लिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है। ठीक है, इसके अलावा साथ में आपको 47.20 रुपीज़ चार्जेज लगेंगे, यानी कि 150 का अप्रोक्स आपकी एप्लीकेशन फ़ीस पड़ेगी इसमें। और इसके अलावा जो ग्रुप बी की जो पोस्ट है उसमें अलग चार्जेज लगेंगे, जो जेई और एसआई की जो पोस्ट हैं उसमें आपके अलग चार्जेज हैं। बाकी जो ग्रुप जो एयर विंग की है और जो ग्रुप सी की जो पोस्ट है उसमें 100 रुपीज़ आपके फिक्स हैं। ठीक है, और उसमें जो चार्जेज हैं वो 250 रुपये के अप्रोक्सीमेट लगेंगे। जो ग्रुप बी की जो पोस्ट है उसमें जो आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है वो 250 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। इसके बाद आगे इसमें देखते हैं क्या क्या इसमें रिक्रूटमेंट सेंटर हैं। तो ये रिक्रूटमेंट सेंटर हैं ग्रुप सी की पोस्ट के लिए। ग्रुप सी की जो पोस्ट है उसके लिए ये सारे रिक्रूटमेंट सेंटर हैं। ग्रुप सी की पोस्ट के लिए गुवाहाटी, कोलकाता, हजारीबाग, दिल्ली, जोधपुर, जालंधर, बेंगलोर, गांधीनगर, इंदौर और जम्मू, ये 10 सेंटर बना रखे हैं। ये इनके एड्रेस के साथ अलग अलग ये नेम ऑफ द सेंटर दे रखे हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, और ये उनका डिटेल एड्रेस दे रखा है। यहाँ पे आपको कोई भी एक सेंटर चूज करना है जहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर आप कंप्लीट करवाना चाहते हो। ठीक है, जो सेंटर चूज करेंगे वहीं पे ही आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो पहला रिटन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ये है ग्रुप सी की पोस्ट के लिए। ठीक है, और इसके बाद ये बेसिक सी सारी डिटेल दे रखी है इसके अंदर, कैसे क्या अप्लाई करना है। ठीक है, और उसके बाद आगे इसमें बात करते हैं प्रोसीजर की। तो सबसे पहले आपको कैसे करना है, आपको इनकी ऑफिशियल साइट पे जाना है rectt.bsf.gov.in पे। यहाँ पे इस साइट पे ऑनलाइन साइट पे जाके सबसे पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको जो डिटेल्स है वो फिलअप करके फिर आपको अपनी फ़ीस पेमेंट करनी है। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके मांगे जाए वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको अपलोड करनी है, कैटेगरी वगैरह के लिए फ़ोटो, सिग्नेचर, जो भी डिटेल्स है वो सारे आपको अपलोड करनी है। ठीक है, इसके बाद ये बेसिक सी डिटेल दिखा रखी है कि SC ST कैटेगरी का क्या फॉर्मेट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, और बाकी जो डिटेल्स है ये सिंपल है, जो EWS वाले हैं उनके लिए क्या फॉर्मेट होना चाहिए। तो ये सारी बेसिक सी सर्टिफिकेट के फॉर्मेट लगा रखे हैं, किस किस फॉर्मेट में आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए, जो नॉर्मली सभी के पास होते हैं। ठीक है, तो ये सारे डिटेल्स हैं सारे। ये मेडिकल का परफॉर्मा दे रखा है, जो आप मेडिकल होगा जब लास्ट में आपका सिलेक्शन के बाद। ठीक है, उसके बाद इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए सिलेबस दे रखा है। जैसे ग्रुप सी की जो पोस्ट है हेड कांस्टेबल प्लम्बर, उसका ये सारा सिलेबस दे रखा है, इसमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, जो ट्रेड टेस्ट होगा उसमें। और उसके बाद ये सिलेबस है कारपेंटर की पोस्ट के लिए, हेड कांस्टेबल कारपेंटर की पोस्ट का सिलेबस दे रखा है ये। इसके बाद सिलेबस दे रखा कांस्टेबल की पोस्ट जनरेटर ऑपरेटर के लिए। और उसके बाद अगला सिलेबस है कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक की पोस्ट के लिए। ठीक है, इसके बाद लास्ट में है कांस्टेबल लाइनमैन, और उसका जो सिलेबस है वो दे रखा है, जो ट्रेड टेस्ट होगा उसका सारे डिटेल सिलेबस। ठीक है, ये सिलेबस दे रखा है जो ग्रुप सी की जो पोस्टें हैं अलग अलग उन सभी के लिए। ठीक है, बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।